हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ नए आर्टिकल के साथ हम लोग आए हैं और आपको डिस्कस कराएंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है। फिर से वही जो मेरा उद्देश्य है ये वीडियो बनाने के लिए, और जो मेरा एम्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा क्या एम है। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मतलब बुक्स को, करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं और कौन सी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर्स की जितनी बार बुक्स होती हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रकाशन होता है वो ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें और वो बच्चों तक पहुँचाएँ। अच्छी बात है, बच्चों को पहुँचाएँ, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट होने के नाते हमें क्या चीज़ें इसको इम्पोर्टेंट है वो रखनी चाहिए। क्योंकि हम इतनी मोटी बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और सारी चीज़ें याद नहीं रख पाएगा। कोई भी व्यक्ति सही, जितने भी टॉपर्स से आप बात करोगे वो सारे लोग सेलेक्टेड ही याद रख पाते हैं, सेलेक्टेड ही चीज़ रखते हैं। तो इसमें हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और मैं उस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही चीज़ों को आपको डिस्कस करूँगा। मैं कहूँगा कि ये चीज़ें हैं, हमें सिर्फ उसको पढ़ना है और उसमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं। तो मैं जो काम की चीज़ें कहूँ वो आप लिख सकते हो, या फिर आपको याद हैं तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आते हैं सबसे पहले आर्टिकल पर, समय ना ख़राब करते हुए। पहला आर्टिकल है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक। एक इंडेक्स आया है, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26। ये पहला इंडेक्स है, इसकी पहली रिपोर्ट्स आई है। तो इसमें आर्टिकल में क्या दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक 2025-26 की पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यह एक उपग्रह आधारित पहल है। ये रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के समन्वय से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किए गए पादप रोपण या वृक्षरोपण और हरित आवरण का वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक आकलन करना है। क्या करना है? इसका उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे के किनारे पर जो पौधे लगाए गए हैं और जो मतलब हरित आवरण किया गया है उसका वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक आकलन करना है। जो मतलब उस पर ग्रीनरी हुई है उसका वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक आकलन करना है, ये उसका उद्देश्य है। इसमें और आगे क्या किया है कि इसने मतलब इसके बारे में और क्या इन्होंने बताया, ये बोला है कि NHGCI मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे के भीतर हरित आवरण वाले क्षेत्र के अनुपात को प्रतिशत के रूप में बताता है। मतलब वो राइट ऑफ वे होता है, जैसे जो हमारा राजमार्ग है उसके अंदर जैसे हम साइड में जगह छोड़ देते हैं तो उसमें जैसे हम आगे इन फ्यूचर या तो उसका विस्तार करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, या फिर हम उसको छोड़ देते हैं कि ये हमारे आगे इन फ्यूचर कहीं पे काम आएगा। तो उसमें ये क्या कर रहे हैं, ये उसमें उसको हरित आवरण कर देते हैं। उस पर झुंड लगा दिए जाते हैं, झूठ से लगा दिए जाते हैं, वहाँ झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं। वहाँ से एक तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, हाईवे के लिए मिट्टी बची सेफ रहेगी, जो सड़क नहीं कटेगी। और दूसरी ये रहती है कि वहाँ पे एक उद्देश्य और होता है, वहाँ पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि धुआं निकल रहा है तो उसको भी कवर करेगा। और तीसरा इसका एक उद्देश्य और ये होता है, ये क्यों लगाए जाते हैं कि जो हमारा वाहन निकलते हैं तो उसकी जो ध्वनि निकलती है, जो शोर होता है, उसको भी कवर करने के लिए बनाया गया है। तो इसको राइट ऑफ वे के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है कि ये मापन 1 किलोमीटर के स्तर पर किया जाता है, इसीलिए किसी लंबे राजमार्ग को छोटे छोटे टुकड़ों में देखकर ये समझा जा सकता है कि किस हिस्से में हरियाली अच्छी और किस हिस्से में अतिरिक्त हस्तक्षेप की ज़रूरत है, इसमें ये बताया गया। दूसरा क्या किया, ये आकलन उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह सेंसरों द्वारा दर्ज क्लोरोफिल के आधार पर तैयार किया जाता है, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर वनस्पति की उपस्थिति और अपेक्षाकृत वस्तुनिष्ठ आकलन संभव है। अब इसमें और सारी चीज़ें दे रखी हैं कि ये देखो, इसके अलावा इसमें और क्या दे रखा है कि ये जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के दौरान मतलब 30,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को कवर किया है इसने। और क्या किया है इसने, 2023 में इसकी शुरुआत करी थी
और फिर इन्होंने बहुत सारी जगह राजस्थान पंजाब में 100 किलोमीटर के हिस्से पर जो नेशनल हाईवे है ना, और उड़ीसा में 50 किलो के हिस्सों पर इनका आकलन किया था। जो प्राथमिक डाटा जो था इन्होंने रिसोर्स सेट के माध्यम से और सैटेलाइट के मतलब के माध्यम से लिया था इन्होंने इमेज। और फिर दूसरा जो डाटा इन्होंने लिया है वो उन्होंने एनडीवी के माध्यम से, कारसेट के माध्यम से लिया था। अब इन्होंने क्या किया है कि, और आगे इसमें क्या बताया है कि रिपोर्ट के अनुसार असम में, मतलब जो इन्होंने सारी रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है। अब इसमें रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि जो असम है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से सबसे ज़्यादा हरियाली पाई गई है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रीनरी नेशनल हाईवे को कवर कर रही है, या जो नेशनल हाईवे के पास चारों तरफ जो ग्रीनरी है वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं असम में है, जो सबसे टॉप पे रहा है। और शीर्ष 6 राज्यों में रहे हैं वो, पहला तो असम ही हो गया, दूसरा गुजरात हो गया, तीसरा तेलंगाना हो गया, चौथा बिहार हो गया, पाँचवा तमिलनाडु हो गया, छठा हो गया महाराष्ट्र। इनमें सबसे ज़्यादा ग्रीनरी पाई गई है, मतलब सबसे ऊपर से क्रम वाइज लगाएंगे तो असम, गुजरात, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इसमें क्या किया गया है, इसके बाद कुछ जो है जहाँ पे सबसे कम पाई गई है उसमें हिमाचल प्रदेश में बहुत कम पाए गए हैं, और दिल्ली में सबसे बहुत कम पाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में कम पाए गए हैं, उड़ीसा में कम पाए गए हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल हाईवे के पास ग्रीनरी है वो कम पाई गई है। तो अब इस आर्टिकल्स में क्या है, एक तो कौन सा सूचकांक है, ये नेशनल हाईवे। आपको क्या याद रखना है कि ये नेशनल हाईवे हरित आवरण सूचकांक है, राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 है। ये पहली बार हुआ है सबसे, ये इसकी पहली बार रिपोर्ट आई है। दूसरी बात इसमें क्या रखना है, ये किसकी मतलब हेल्प कौन कर रहा है, तो इसरो कर रहा है। इसरो ने सैटेलाइट, मतलब इसरो के जो उपग्रह हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो होते हैं, उनकी सहायता से इसको तैयार किया गया है, जो रिपोर्ट तैयार की है। इसका उद्देश्य क्या है, जो नेशनल हाईवे हैं उनका हरित आवरण का वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक तरीके से आकलन करना है, जो हरित आवरण है। तो क्या याद रखना है हमको, पहली बात तो हमें याद ही रहेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक है 2025-26 पहली बार हुआ है। इसरो की हेल्प हुई, इसरो की सहायता से। इसरो के कौन से सैटेलाइट यूज किए हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो राजमार्ग के किनारे जो हरित आवरण है उसका वैज्ञानिक, मात्रात्मक और तुलनात्मक आकलन करना है। इसमें ये चीज़ें याद रखनी है। और क्या याद रखनी है इसके अलावा, इसमें कुछ याद नहीं रखना है। इसमें याद रखना है कि जो हरित आवरण रिपोर्ट पाई गई है उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रीनरी पाई गई है, या सबसे ज़्यादा हरित आवरण है, वो हमारा असम राज्य सबसे ऊपर रहा है। असम के बाद हमारा गुजरात है, गुजरात के बाद तेलंगाना है, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा और अगर मन कर रहा है रख सकते हो, तो सबसे कम एवेन्यू GCI मतलब ग्रीन कवरेज इंडेक्स वाले राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है, मतलब हिमाचल प्रदेश में सबसे कम हिमाचल प्रदेश में, उससे थोड़ी ज़्यादा दिल्ली में है, फिर थोड़ी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में है, फिर जम्मू कश्मीर है। असम, अच्छा ये बता दें असम में कितना पाया गया है, तो असम में 53.16% पाया गया है। और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में पाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में 13.54% पाया गया है। तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि ये क्या है, ये नेशनल हाईवे द्वारा मतलब तो ये शुरू किया है, NHI ने करा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है, ये करा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है बस इस आर्टिकल में। इसके अलावा क्या रखना है, आगे का हम आर्टिकल पढ़ते हैं। ये EI से रिलेटेड है। आई होप कि आपको पूरा कवर करेगा। हाँ जी, आ गया साधारण, ठीक है, पूरा पेज आ गया। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना होता है तो आप इसको क्या करेंगे, वीडियो रोक के आप उसको पढ़ लेंगे। और इसमें क्योंकि ये फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है तो वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आप इसका 720 में करके और फिर इसका अच्छी क्वालिटी आ जाती है, पढ़ने लायक क्वालिटी आ जाती है। और थोड़ा इसको जब वीडियो को एक्सटेंड करेंगे तो पूरे फ़ोन पे कवर अप कर लेती है। तो इस हिसाब से आप इसको देख लेना। अगला आर्टिकल है हमारा, वो है EI आधारित भारत विस्तार योजना। ये है EI आधारित, मतलब EI की सहायता से भारत विस्तार योजना है। सबसे पहले तो इसको याद रखना है कि क्या है भारत विस्तार योजना। इसके आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 फरवरी 2026 को जयपुर राजस्थान में भारत विस्तार योजना का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित एआई हैकाथन और एग्री कोर्स एआई स्ट्रेटजी रोड मैप का अनावरण किया था। भारत विस्तार योजना के अंदर इसमें क्या चीज़ें हैं, भारतीय कृषि और किसान भाई बहनों को स्मार्ट बनाने के लिए विकसित एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, बाजार का भाव, कीट रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी का एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। मतलब ये जानकारी, योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। और ये क्या कह रहा है, ये सुविधा फ़ोन कॉल, चैट और बाद में ऐप के माध्यम से मिलेगी। ये सुविधा कैसे मिलेगी, आप फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछ सकते हो, चैट करके बाद पूछ सकते हो, या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। कैसे विकसित हो रहा है ये, पहले चरण में ये सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में शुरू होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी। भारत विस्तार योजना चरण फर्स्ट क्या है, ये इसका राष्ट्रीय शुभारंभ क्या किया है इन्होंने। भारत विस्तार किसानों के लिए एक सिंगल डिजिटल गेटवे, एकल डिजिटल द्वार है। ये एक एआई संचालित इंटीग्रेटेड डिजिटल प्रणाली है जो किसानों को उनकी अपनी भाषा में मोबाइल या साधारण फ़ोन कॉल के माध्यम से योजना, मौसम के पूर्वानुमान, बाजार की कीमतें, फसल की सलाह, शिकायत निवारण सेवाओं की जानकारी प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसान पहचान पत्र, फार्मर आईडी भी बनाया जा रहा है जिसमें किसान से जुड़ी सारी जानकारियां होंगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी कुछ योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। भविष्य में किसान के लिए सभी योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। भारत विस्तार डिजिटल कृषि विशेषज्ञ के रूप में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे और इसके दो मुख्य माध्यम रहेंगे। क्या क्या दो मुख्य माध्यम है, अभी तो हम भारत विस्तार चैटबॉट टेक्स्ट के द्वारा, मतलब चैटबॉट में क्या होगा, आप टेक्स्ट आधारित बातचीत के लिए, या फिर एआई सहायक भारती, ये एक बोलने वाला एआई असिस्टेंट है जो सरल भाषा में किसानों के सवालों का जवाब दे सकता है। किसान भारती है या एआई सहायक भारती है तक 3 आसान तरीक़ों से पहुंच सकते हैं। जो किसान होते हैं वो भारती तक, जो अपने बोलने लैंग्वेज के द्वारा बात चलेगी, वो कैसे 3 माध्यम से पहुंच सकते हैं। कैसे, या तो गूगल प्ले स्टोर पे आप मोबाइल ऐप से, या फ़ोन कॉल से, या वेब पोर्टल चैट बॉक्स के माध्यम से आप भारती तक पहुंच सकते हैं। वेब इंटरफेस लिंक के माध्यम से भी, और पीएम किसान या पीएम किसान फसल बीमा योजना जैसी लोकप्रिय ऐप्स भी उपलब्ध होंगे। या फिर आप इस पर कॉल कर सकते हो, 155261 पर कॉल करके भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो अब ये हमारा पूरा आर्टिकल था। इसमें हमें एज ए स्टूडेंट मुझे क्या याद रखना है, आप कुछ मत याद करो, आप केवल मुझे सुनो, मैं बताता हूँ इसमें भारत विस्तार योजना में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो भारत विस्तार योजना को किसने शुरू किया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर मतलब शुरू किया है। ये क्या है, एक एआई हैकाथन का मतलब उसमें क्वेश्चन वगैरह, मतलब क्यूज वगैरह होगी, और एग्री कोर्स एआई स्ट्रेटजी रोड मैप का भी अनावरण किया था इसके साथ, मतलब वो वाली चीज़ें इसके साथ में रहेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, ये भारत विस्तार योजना है, इसका क्या करना है, किसानों के लिए मौसम की जानकारी, बाजार के भाव की जानकारी, कीट और रोगों की जानकारी, मिट्टी और फसल से संबंधित सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का इसका एक ही मात्र उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, इसकी शुरुआत किसने करी है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। और क्या किया है, शुरुआत तो आपने पता ही चल गया, मतलब शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरुआत की है। शायद ये नहीं पूछेगा, लेकिन अब अगर आपको पता है कि कृषि किसान मंत्रालय ने शुरू करी है तो उन्हीं के द्वारा शुरुआत की होगी। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को, दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि इसका उद्देश्य है किसानों के लिए मौसम से संबंधित, बाजार का भाव, कीटों का रोग, मतलब कीट रोग जो भी होता है, कीट से रिलेटेड रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। अब ये जानकारी मिलेगी किस माध्यम से, अगर आपने ये याद रखना है तो थोड़ा ये याद रखना है कि इसकी जानकारी मिलेगी किसके माध्यम, तो इसके लिए दो चीज़ें होती है। या तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से चैट कर लो उससे, भई आप उसको मैसेज करोगे, फिर वो भेजेगा, आपको रिप्लाई देगा, फिर मैसेज करो, फिर रिप्लाई होगा। जैसे हम लोग एआई पे, हम इसमें क्या कहते हैं, चैट जीपीटी पे काम करते हैं, लगभग उसी की तरीक़ा से ये काम करेगा। मैंने ये अपने फ़ोन में करके देखा था, तो उसने सेम वही प्रोसेस मेरे साथ में आया था।
दूसरा क्या है, ये इसको हम अपने फ़ोन कॉल के माध्यम से भी इससे कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। अभी जो हिंदी और इंग्लिश में है, और ये सब बहुत सारे, अभी थोड़ी बहुत टाइम में पूरे उसमें फैल जाएगा। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, जो मेनली जो किसान हैं, मतलब ये सारे राज्यों में हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के अभी हो चुका है लगभग, मैंने देखा था उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं थे, बाकी भारत के सारे ही राज्य थे इसमें। और क्या होगा, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी इसमें शामिल होंगी। तो अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ गई, मतलब आपने देख लिया इसका उद्देश्य क्या है, कैसे कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा। दो बातें हुई, तीसरी बात इन्होंने बात करी है इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये चीज़ें बताइए। तो अब ये बात आ गई, तो हमको इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो फसल होती है, जैसे वो सूखा से या फिर बहुत अधिक वर्षा से या फिर कोई बीमारी लग जाती है, ऐसे कभी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, और फिर किसान, जैसे जो किसान होते हैं, जैसे किसी ने आलू लगाया और पता चला कि उसको कोई बीमारी की वजह से या बारिश की वजह से या सूखा की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा कोहरा की वजह से वो फसल नष्ट हो गई, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है 2016 में। उसमें ये बताया जाता है, उसमें ये होता है कि आप प्रीमियम राशि जमा करो और उससे आपकी फसल का इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए उस फसल खराब होने से आपको वो धनराशि मिलेगी। ऐसे ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा कि वो आपके खेत की मिट्टी ले जाएंगे, खेत के 4-5 जगह से मिट्टी उठाएंगे और फिर वो तुम्हारी मिट्टी का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड देंगे। तो रिपोर्ट कार्ड देंगे, उसके हिसाब से अब पता चल रहा है आजकल किसान यूरिया लगाए पड़े हैं, इससे यूरिया की कमी पड़ जाती है। फिर कभी आता है किसान के उसमें डीएपी लगाए पड़े हैं खेत में, तो इससे डीएपी की शॉर्टेज पड़ जाती है। तो अब किसान को ये बताना है कि तुम्हारे खेत में किस चीज़ की कमी है। तुम्हारे यहाँ पे फॉस्फेट की कमी है, आपके यहाँ पोटेशियम की कमी है, आपके यहाँ नाइट्रेट की कमी है। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया लगाओ, पोटेशियम की फॉस्फेट की कमी है तो आप डीएपी लगाओ। ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू करी गई थी, वो 2015 में आई थी। तो आप इनको भी याद रख लेना भाई। भारत विस्तार योजना 2026 में शुरू करी गई है। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना 2016 में करी गई है, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई है। तो ये आपकी याद होगी। तीसरी चीज़ ये हो गई, पहला आपका क्या कहते हैं, पहला हो गया आपका मतलब इसका विस्तार हो गया, भारत विस्तार योजना हो गई, इसका उद्देश्य हो गया। दूसरी बात हो गई इसका उद्देश्य। तीसरी बात हो गई कि मतलब इसको कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तीसरी बात हो गई कि ये हमें ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये भी याद रखनी है। इसके अलावा इसको कैसे रीच कर जाएंगे, ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। हाँ, ये है कि एक डिजिटल कृषि विशेषज्ञ, मतलब इसमें 24 आवर्स यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। और ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, एक डिजिटल प्रणाली है। ये भी अगर आप मतलब आप ये समझ जाओगे एआई के बेस पे है, तो इंटीग्रेटेड डिजिटल प्रणाली है। ये उसके उद्देश्य ने बता दी कि सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। तो इसका मतलब ये डिजिटल एकीकृत डिजिटल प्रणाली है, इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम है। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगला आर्टिकल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेरा तो बहुत फेवरेट है ये, आपको भी शायद अच्छी तरीके से समझ में आएगा, मैं कोशिश करूँगा। ये आर्टिकल है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इस आर्टिकल में क्या दे रखा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत द्वारा आयोजित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य एआई को केवल तकनीकी चर्चा का विषय न रखकर उसे जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, बहुभाषी पहुंच, मल्टीलिंगुअल एक्सेस और वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कॉरपोरेशन से जोड़ना था। इसका आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 को, मतलब 21 फरवरी 2026 को किया गया था। इसका मतलब जो आयोजन किया गया था वो किया गया था, ये कहाँ पे हुआ था, ये 16 फरवरी तक निर्धारित था, जिसमें बाद में 21 फरवरी तक बना दिया था। पहले 20 फरवरी तक था, फिर एक दिन और बढ़ा दिया गया, जिसमें मुख्य लीडर समिट 19 और 20 फरवरी को रही थी। जो लीडर्स आए थे विदेशों के, वो 19 और 20 फरवरी को रहे थे। इसके माध्यम से ये मतलब प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये क्या कह रहा है कि ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, मतलब टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी लगी थी 16 से 21 फरवरी के बीच में।
और इसका आयोजन हुआ था वो दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। प्रगति मैदान में पड़ता है ये भारत मंडपम। इसे इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी के नाम से जाता है, उसके सहयोग से आयोजित किया गया था। तो ये एआई से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इसका उद्घाटन किसने किया था? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। किसकी सहायता से? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। इसमें क्या चीज़ है? ये पहला प्रमुख वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था जिसे विश्व विकास पर आधारित एआई एजेंडा को वैश्विक पहचान मिली है। इसका मुख्य विषय जो था वो सार्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसका जो समिट का जो रहा है विषय रहा है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा था। समिट का जो फोकस रहा है वो ये उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल एआई, समावेशी विकास इंक्लूसिव एआई, मानव केंद्रित ह्यूमन सेंट्रल एआई और सार्वजनिक हित हेतु सुखाय एआई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट था। इसका जो था वो इसका फोकस रहा है। दुनिया में जो एआई शिखर सम्मेलन हुए हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि समय के साथ उनका फोकस बदलता गया है। अब जैसे एआई समिट अभी हमारे 2026 में भारत में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। तो ब्लेचली पार्क यूके में 2023 में हुआ था। उसमें ये था कि उसमें क्या था भाई, उनका फोकस था कि खतरे और उसकी सुरक्षा पर, एआई के खतरे और उसकी सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था इन्होंने। फिर सियोल 2024 हुआ था, इसमें नैतिकता और समावेश के साथ एआई सुरक्षा जैसे मुद्दे रहे। फिर पेरिस में हुआ 2025 में, इसमें क्या ध्यान रखा गया? इसमें सुरक्षा से हटकर आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर आने लगा। और भारत में क्या हुआ? निवेश, ज़्यादा लोगों की भागीदारी और एआई का व्यावहारिक उपयोग पर अधिक जोर दिया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आधिकारिक लोगों का सितंबर 2025 में ही अनावरण किया गया था। तो ये हमारी चीज़ की चीज़ें, हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। यह नीचे आ जाएगी कि समिट का सबसे बड़ा बहुपक्षीय परिणाम नई दिल्ली घोषणा पत्र हुआ था। अब नई दिल्ली घोषणा पत्र में क्या हुआ था ये हम आगे अभी बात करते हैं। तो अभी तुम पहले तो ये देख लो कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कब हुआ था। तो ये जो हुआ है 16 से लेकर 21 फरवरी तक हुआ है। भारत मंडपम में हुआ है। इसका आयोजन का उद्घाटन किया था वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। इस किसके सहयोग से ये हुआ था? ये हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सहयोग से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था या इसका मुख्य विषय था वो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 3 चीज़ें याद रखनी है। ये कब हुआ था? फेब 2016 से 21 फेब 2026 में हुआ था। किसने किया था उद्घाटन? प्रधानमंत्री जी ने किया था। फिर इसके बाद इसकी किसके सहयोग से किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसके सहयोग से हुआ था। इस पहल का इसका जो मुख्य विषय था वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा था। इसका फोकस किस पे था? तो रेस्पॉन्सिबल एआई, समावेशी इंक्लूसिव एआई, मानव केंद्रित एआई ह्यूमन सेंट्रिक एआई और सार्वजनिक हित हेतु एआई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इसका उद्देश्य रहता। जो इससे पहले जो हुआ था 2025 वो पेरिस में हुआ था, 2026 है वो भारत में हुआ है, 2024 सियोल में हुआ था और 2023 हुआ था वो ब्लेचली पार्क यूके में हुआ था। तो ये 2023 से शुरू हो रहा है। सबके अपने अपने फोकस रहे हैं। भारत का फोकस रहा है वो हमने बता दिया क्या रहा है, ये आपको याद रखना है। आगे के मत रखना, आप दूसरी चीज़ यही रख लेना कि इसका जो फोकस है वो क्या रहा है। अब तीसरा है, इसमें दिल्ली घोषणा पत्र आया था कि नई दिल्ली घोषणा पत्र में क्या हुआ था? भारत ने इस शिखर सम्मेलन में 3 बुनियादी स्तंभों के आधार पर प्रस्तुत किया, जिन्हें तीन सूत्र कहा जाता है या दिल्ली घोषणा सूत्र कहा जाता है। इसमें जन, पृथ्वी और प्रगति, पब्लिक, प्लानेट और प्रोग्रेस। अब जन में क्या आएगा कि समावेशी पहुंच, नागरिकों की समावेशी पहुंच बनानी है, उनको सशक्त करना है। दूसरा है पृथ्वी, तो पृथ्वी के लिए क्या करना है? हमें सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी एआई को बढ़ावा देना है। अगला है प्रोग्रेस, तो किसके लिए प्रोग्रेस करना है? आर्थिक विकास और शासन क्षमता को तेज करना है। बस यही हमारे 3 सूत्र रहा था। इसके अलावा इसमें ये था कि इसने समावेशी और सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक एआई प्रसार हेतु चार्टर, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स और ट्रेडर्स एआई कॉमन्स जैसे प्रमुख तंत्रों की शुरुआत की। तो ये हमारे काम का नहीं है, आपको हमें बता दूं। अगर आपको इसमें से कुछ देखना है तो आप देख सकते हो। हमारे काम का इसमें और खास कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, तो आप इसको लेके इतना ही आप याद रख लेना, ठीक है। ये पूरा 2 पेज का था, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है, इसमें कुछ खास नहीं है बिल्कुल भी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं वो आप इसमें देख सकते हो। बाकी
वैसे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। ये कुमार भास्कर बर्मन सेतु का उद्घाटन हुआ था, ये हमारे लिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने ये छोड़ दिया है। अगला आर्टिकल्स पे आते हैं जो शायद हमारा लास्ट है। आर्टिकल है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी किया गया है। अब जैसे हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी, ऐसे ही अब हम आज पढ़ाएंगे आपको न्यू राष्ट्रीय विद्युत, नेशनल, न्यू एजुकेशन नहीं थी वो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी बोलते हैं हम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देखते हैं। वैसे तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी और उसको लोग न्यू वो भी बोल देते हैं, क्योंकि मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा था थोड़े दिन पहले, तो उसमें था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ना कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। वो एनईपी थी, हाँ एनईपी को वो न्यू बोल रहे थे, वो न्यू नहीं है, नेशनल है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय विद्युत मतलब राष्ट्रीय विद्युत नीति, मतलब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। तो एनईपी वो ये भी हो गया। ये है विद्युत मंत्रालय ने शुरू की है, तो इस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत नीति एनईपी 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है, जिसका परामर्श अवधि की अंतिम तिथि क्या थी, 19 मार्च 2026 तक थी। ये नीति अंतिम रूप से अधिसूचित होने पर वर्ष 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति का स्थान लेगी। इसमें और क्या चीज़ें हैं, आगे बताया है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे के में महत्वाकांक्षी और ज़रूरी लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत हम रखेंगे वो 2000 किलोवाट प्रति घंटा का लक्ष्य रखना है। इसी प्रकार 2047 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 4000 किलोवाट प्रति घंटा से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये नीति भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं से भी जुड़ी है। इसके अंतर्गत 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक हम नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तो हम रखेंगे। तो अब हम इसमें क्या याद रखना है, राष्ट्रीय विद्युत नीति न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, इसको किसने शुरू किया है, 2026। अब आपको रखना है न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, न्यू विद्युत नीति 2026, इसे किसने शुरू किया है, किसके द्वारा इसको मतलब इसका तैयार किया है, किसने जारी की है, तो इसको जारी करी है विद्युत मंत्रालय। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखनी है, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 किसने जारी की है, तो इसको जारी किया है विद्युत मंत्रालय द्वारा। और क्या है, ये जो 2030 तक प्रति व्यक्ति जो विद्युत खपत है वो 2000 किलोवाट प्रति घंटा रहेगी। फिर ये 2047 तक, क्योंकि हम विकसित भारत की हमने लक्ष्य रखा है 2047, तो विकसित जब हमारा भारत विकसित हो जाएगा तब प्रति व्यक्ति खपत रहेगी 4000 किलोवाट प्रति व्यक्ति, मतलब इससे ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया है। तो एक हमें दूसरी चीज़ ये याद रखनी, पहली तो इसको किसने शुरू किया है, विद्युत मंत्रालय ने शुरू किया है। इसकी दूसरी बात इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक हमें कितनी रखनी है, 2000 किलोवाट, फिर 2047 में 4000 किलोवाट, मतलब पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, और तीसरी बात ये हो गई कि ये हमारा 2030 तक हमने क्या रखना है, 2030 तक हमको जो खपत है, मतलब हमारा उत्सर्जन तीव्रता है, ग्रीन हाउस गैस की जो उत्सर्जन तीव्रता है जो 2005 में थी उसकी तुलना में हमको 25% कमी करनी है। और 2070 तक हमें नेट जीरो उत्सर्जन, मतलब जितनी हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं उतनी ही ग्रीन हाउस गैस का हम अवशोषण करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। मतलब ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आते हैं, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। इनका क्या होता है, ये हमारे ऊपर, हमारे ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये होता है ये हमारी पृथ्वी पर एक आवरण तैयार करती हैं। तो जो ऊपर से सूर्य की किरणें आती हैं उन्हें तो आने देती हैं, लेकिन जो अवरक्त किरणें होती है, जब जो किरणें वापस यहाँ से, जब हमारी हीट पृथ्वी से टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो उनको क्या कह रहती है, उस आवरण में ये रोक लेती हैं। तो जो अब वो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स चला रहे हैं, तो वो हमारी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो ज़्यादा हो रहा है, रेदर देन कि हम उसका अवशोषण कर पाएँ। अवशोषण कौन करेंगे, हमारे पेड़ पौधे अवशोषण करेंगे। और दूसरा क्या होगा, उसका उत्सर्जन कम करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट में जितना वो बाहर जाना चाहिए उतना जा नहीं पा रहा है। तो वो क्या कह रहा है, जो परत है, जो वायु की किरण, मतलब सूर्य की किरणों को आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती है, वो परत हमारी मोटी होती जा रही है। तो क्या होगा, अगर हम उसका उत्सर्जन कम करेंगे तो परत ऑटोमेटिक पतली हो जाएगी, तो हमारा उत्सर्जन जो होगा वो मतलब जितना किरण वापस जानी चाहिए, हीट, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो पतली हो जाएगी तो ऊष्मा निकल जाएगी, कुछ वापस लौट जाएगी। तो इसीलिए हमको 2070 तक, ये इन्वायरमेंट का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब हाँ टॉपिक है कि जो नेट जीरो है वो हमें 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो
ये सारी चीज़ें हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही था। वैसे तो आर्टिकल संख्या तो मैंने बढ़ाई थी, बट मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी लगी थी कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर मैंने वो हटा दी थी, तो फिर इसलिए ये आर्टिकल छोटा हो गया। आगे आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप आगे भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। और बाकी तो आप जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग